वही है, हेल्थ डॉक्टर चाहिए, वेल्थ CSR चाहिए। द Thank you. मेन Thank you very much, sir. so good evening to everyone. Today's topic is what is primary market and secondary market. In stock market, there are two types of market. One is primary market, second one is secondary market. Primary market किसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेकेंडरी मार्केट क्या है? जो भी आपको BSE और NSE में 6,000 प्लस कंपनी दिखता है, उनका प्राइस दिखता है, वो सारे सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम आने वाला है, इनसाइड आने वाला, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है, उनको हम लोग IPO भी बोलते हैं। IPO का मतलब होता है इन हेलो, Yes, sir. हाँ IPO बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो भी आते हैं, जो भी आते हैं, फर्स्ट टाइम ABC एक कंपनी है, उनको इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आना है। उसके लिए उनका एक कंपनी है, मान लो शिवाजी नगर में एक कंपनी है, उनको पूरा महाराष्ट्र में करना है, पूरा रेस्ट ऑफ द इंडिया करना है, रेस्ट ऑफ द कहाँ कहाँ आना है, 2 ब्रांच है, 5 ब्रांच बनाना है, 8 ब्रांच बनाना है, 10 ब्रांच बनाना है। जिसको पैसे का बहुत जरूरी होता है, कैपिटल का बहुत जरूरी होता है, वो कंपनीज क्या करते हैं, लिमिटेड कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो क्या करते हैं, उनका शेयर्स बेच के, मार्केट में शेयर्स बेच के उनको पैसा इकट्ठे करते हैं, और वो अलग अलग बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। फर्स्ट टाइम लिस्ट होने वाले, लास्ट टाइम एक 15 दिन पहले 2 मार्केट ऑलरेडी आ गए थे। एक डोडला डेयरी करके अच्छा 20% रिटर्न दिया, और एक श्याम मेटालिक्स करके आया, वो भी 20 to 25% रिटर्न दिया। IPO में क्या होता है, अगर अच्छा कंपनी है, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका टर्नओवर अच्छा है, उनका कैपेसिटी अच्छा है, उनका कैपिटल अच्छा है, उनको बहुत पैसा आ रहा है, क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छा है, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से विद इन 1 मंथ, वो कंपनी का रूल्स है सेबी का, 1 महीने के बाद ये होना, लिस्ट होना चाहिए। सो लास्ट मंथ अगर जून में लिस्टिंग के लिए स्टार्ट हो गया, जुलाई 1 को लिस्ट हो गए, 20 डेज का डिफरेंस में आपको 10,000 आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया, 15,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो डायरेक्टली 25,000 हो जाएगा। मे बी 30,000 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन देयर कंपनी। सो IPO एक अच्छा कंपनी है, वहां पर आपको रिटर्न्स 1 महीने में 20 to 25% मिनिमम अच्छा मिलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ये सब IPOs ऐसे नहीं होता, डिपेंड अपॉन देयर क्वालिटीज, देयर रूल्स, वो लोग क्या कर रहे हैं मार्केट में, क्या नाम है, कहाँ पर उनका नाम खराब है या अच्छा है, वो उनका ओनर कौन है, ये सब सारे पॉसिबिलिटी IPO में ऑलरेडी होते हैं। IPO इसलिए होता है कि वो कम प्राइस में बिडिंग करते हैं, कम प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ABC लिमिटेड, 200 रुपए में चल रहा है, ठीक है। IPO, मेरा नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया है, मेरा प्रॉफिटेबल अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। सो मैं अगर लिस्टिंग के लिए जाऊँ तो 200 का 250 280 तक हो सकता है लिस्टिंग के दिन में। सो उस दिन आप चाहिए तो शेयर बेच सकते हैं, नहीं तो वो आपका डिमैट अकाउंट में रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी मोर देन 6,000 प्लस कंपनीज है, जो जिसका शेयर आप बाई कर सकते हैं, जिसका शेयर आप सेल कर सकते हैं, इंट्राडे में हो या डिलीवरी में हो, पूरा NSE और BSE में। ये प्राइमरी मार्केट जो लिस्ट होता है, वो दोनों जगह लिस्ट होता है, एक BSE में होता है और NSE में होता है। एक 5 पैसे का BSE और NSE का डिफरेंस रह सकता है शेयर प्राइस में, मगर लिस्टिंग दोनों जगह होता है। सो आप याद करते रहेंगे, कभी कभी कोई अच्छा कंपनी भी नहीं हो सकता, जो एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं, वो शायद 100 रुपीज वाला शेयर रहता है, वो एक्सपेक्टेशन हम लोग 120 कर सकते हैं, बट गलती से वो 90 पे भी हो सकता है। ऐसा चांसेस, बहुत सारे चांसेस, रिस्क रेशियो रहता है। बट अच्छा कंपनी के साथ कोई डबल भी दिया है, 1 महीने में डबल भी दिया है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मार्केट में। लास्ट 3 महीने में जो भी कंपनीज अच्छा है, सब मोर देन 20 to 25% अभी तक दिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक रेल टेल करके आया था, रेल का कंपनी आया था, वट एवर इट मे बी, डिपेंड अपॉन देयर अच्छा कंपनी, देयर क्वार्टरली न्यूज को, देयर क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसके ऊपर हम लोग IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए? IPO के लिए सिंपल, आपके पास एक डिमेट अकाउंट ओपन होना चाहिए। आपका एक बैंकिंग अकाउंट से एक 10,000 15,000 रुपए मैक्सिमम रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स रहता है उसमें, लॉट साइज
कोई 75 बताता है, कोई 65 रहता है, कोई 125 रहता है, कोई 50 रहता है। द अमाउंट शुड बी मिनिमम 15,000 रुपए तक रहेगा, वो आपका अकाउंट में ही रहेगा, सेविंग अकाउंट में। जिस दिन लगेगा उसी दिन वो अकाउंट कंपनी का ओनर को चला जाएगा। अभी सेबी ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स किया है। पहला एडवांस में ले लेते थे, नहीं लग गए तो वापस देते थे, अभी नहीं है, अभी डायरेक्टली बैंक से ही हो गया। सो एडवांस नहीं लेंगे, आपका अकाउंट में डेबिट करके रखेंगे। अगर जिस दिन आपको शेयर्स मिल गए विद इन 10 डेज 20 डेज वाट एवर उनका टाइम लिमिट के पीरियड, उसी वक्त आपका अकाउंट में से, सेविंग अकाउंट में से डेबिट होके वहां पर क्रेडिट होगा कंपनी को, एंड उनको आपको शेयर्स मिल जाएगा। ये एक रूल सेबी ने अच्छा बनाया है अभी। ठीक है, ये इसको प्राइमरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में पहला आपको डीमैट अकाउंट कंपलसरी चाहिए, मतलब चाहिए। वो कोई भी कंपनी हो, अच्छा एक ब्रोकर हो सकता है, अच्छा कंपनी हो सकता है, अच्छा कोई भी हो सकता है, उसके लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए, एक सेविंग अकाउंट लिंक चाहिए, बस। वो पैसा, कैपिटल और डीमैट अकाउंट, दो चीज चाहिए, सो आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग, सेकेंडरी मार्केट तो मैंने बताया आपको। इसकी सेकेंडरी मार्केट में बाइंग सेलिंग हो सकता है। अगेन क्वालिटी ऑफ शेयर्स आप देख लीजिए, मार्केट कहाँ से कहाँ। मैं लास्ट 15-20 दिन से पहले भी बताया था कि ये लेवल लेने का नहीं नहीं नहीं। फाइनली आज कल 3 दिन में मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। अभी आप कल से आप ले सकते हैं, धीरे 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 अच्छा क्वालिटी का शेयर्स में आप ले सकते हैं। अभी अर्निंग सीजन चालू होने वाला है, इसमें हम लोगों का अच्छा अच्छा शेयर्स ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि साइक्लिकल भी स्टॉक होता है मार्केट में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्या होता है साइक्लिकल स्टॉक। अभी सीजन, रेनी सीजन है, ये रेनी सीजन में क्या क्या चलता है, क्या क्या नहीं चलता है, वो सिंपल चेक करना है अपने को। अगर बारिश आ रहा है तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर का बिक्री अच्छा रहेगा, सीड्स का बिक्री अच्छा रहेगा, अग्रो का अच्छा रहेगा, सो कंज्यूमर इज गुड रहेगा। ये सारे शेयर्स कंपनी जो भी है वो अपसाइड जाने का चांसेस 99% रहता है ये सीजन में, क्योंकि बारिश अच्छा आ रहा है, ग्रोथ अच्छा होगा, रेवेन्यू अच्छा होगा, इसके वजह से उनका सेल्स भी बढ़ेगा। इसलिए साइक्लिकल स्टॉक्स बोलते हैं हम लोग। उसमें भी कल से आप ये कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी अभी का सीजन ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी तो क्लियरली मैंने कर दिया आपको। ठीक है, अभी और एक चीज होता है म्यूचुअल फंड में, एनएफओ करके। एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर। जैसे शेयर मार्केट में आईपीओ होता है, वैसा है वहां पर भी न्यू फंड ऑफर। वो 10 रुपए से ही आता है, ओनली 10 रुपीज। कोई भी नया कंपनी का, वो फ्लेक्सिबिलिटी में होता है या बैलेंस फंड में होता है, इक्विटी फंड में होता है, मल्टी कैप में होता है या लार्ज कैप में होता है, डिपेंड अपॉन देयर कंपनी। ओके, इसमें एनएफओ ये क्या होता है, न्यू फंड ऑफर। पहली बार जो म्यूचुअल फंड में आता है उनको हम लोग एनएफओ बोलते हैं। ये बहुत ही कम प्राइस में होता है, बहुत ही मतलब 10 रुपए में एक शेयर होता है। अगर आपने 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो 500 शेयर आपको मिलेगा। सो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट अभी किया तो उसको टाइम देना पड़ेगा आपको। टाइम मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक साल के बाद 6,000 7,000 8,000 भी हो सकते हैं अच्छा क्वालिटी का फंड में। सो आपको पता चला आईपीओ, आपको पता चला एनएफओ, आपको पता चला प्राइमरी मार्केट, आपको पता चला सेकेंडरी मार्केट। थर्ड वन इज साइक्लिकल, मतलब सीजन वाइज शेयर्स कौन सा बढ़ता है। ट्रैक्टर शेयर्स बढ़ेगा, सीड शेयर्स बढ़ेगा, क्योंकि कावेरी सीड्स करके कंपनी है जहां तक मेरा नॉलेज है, या महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आयशर मोटर ट्रैक्टर है, ऐसा कंपनीज जो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंडरी थिंग, अभी मार्केट का मैं बताता हूँ। मार्केट लास्ट 15,900 से लेकर 15,700 से 200 पॉइंट डाउन आ गया लास्ट 3 डेज में। सी नेक्स्ट मंथ में क्वार्टरली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, मे बी इन्फोसिस हो सकता है, रिलायंस हो सकता है। अच्छा अच्छा अर्निंग्स अगर देना चालू किया मार्केट को, तो मार्केट एक साइड बूम आने का चांसेस है अभी, स्पेशली आईटी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसा शेयर्स में, एंड रियल एस्टेट स्टॉक्स अभी ये अनलॉक हो गए, तो यहाँ पर बूम आने का चांसेस अभी है। आज जुलाई है, ये मंथ से रिजल्ट्स क्वार्टरली अर्निंग आना चालू हो जाएगा, यहाँ से मार्केट एक बूम आ सकता है। मे बी जुलाई 15 तक, जुलाई 20 तक एक अपसाइड हम लोग देख सकते हैं मार्केट में।
बिकॉज बिफोर सुनामी आने से पहले कैसा ठंडा हो सकता है, वैसा लास्ट 3 दिन से हम लोग ठंडा है। ठीक है, टॉप लेवल में गए, अभी हम लोग डाउन पे आ गया, और थोड़ा है तो और एक 50-60 पॉइंट आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बताना टफ है, बट कुछ ना कुछ रीजन से आ सकते हैं। बट मेरा व्यू ऐसा है कि अभी थोड़ा 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 बाइंग करके गया है, सो अच्छे से क्वालिटी का शेयर्स बाइंग कीजिए। अब जाएगा जुलाई एंड तक, अगेन हम लोग एक नया रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप मेरा वर्ड लिख सकते हैं। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट अगर अच्छा आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर दिया, उसको हम लोग मार्केट को सपोर्टिव हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक मुझे लगता है, मेरा नॉलेज कहता है कि जुलाई एंड तक, दी मंथ, आज फर्स्ट डे एंड तक अब वॉच करते हैं, जुलाई एंड तक हम लोग एक अच्छा रिकॉर्ड में हम लोग मार्केट देख सकते हैं। ये बाइंग वाला टाइम आ गया वापस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लास्ट वीक में एक सर ने पूछा था व्हाट इज अर्निंग पर शेयर एंड सीएजीआर। ये बहुत टफ है एक्चुअली। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर ये होता है कि कंपनी का क्वार्टरली और एनुअली रिजल्ट्स के इनकम के ऊपर, नेट टू इनकम के ऊपर वो डिवाइड कर सकते हैं कि कितना होना चाहिए। मैं सिंपल बता रहा हूँ, कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का जो रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा उसके ऊपर वो क्वार्टरली हो या एनुअल, उनके अर्निंग के ऊपर वो शेयर्स नेट डिवाइड करके वो कंपनी डिसाइड करता है अर्निंग पर शेयर इतना होना चाहिए, 15 रुपए, 14 रुपए, 12 रुपए, 16 रुपए। जितना अर्निंग पर शेयर अच्छा रहेगा उतना कंपनी के लिए अच्छा रहेगा, शेयर्स के लिए। सेकंड थिंग, सीएजीआर एक पूछा था। सीएजीआर, सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये भी पर शेयर के ऊपर ही डिसाइड करते हैं। इतना डीप मत जाइए, पहले ये सीखे कि मार्केट क्या है क्या नहीं है। हो सके तो मैं भी थोड़ा डिफरेंस, नो प्रॉब्लम, बट बेसिक चीजें क्या है, अपने को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं ये आपको बेसिक चीज बता सकता हूँ कि मार्केट में ये सब कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। कंपनी, लिमिटेड कंपनी, उनका क्वार्टरली अर्निंग कैसा देगा, उनका अर्निंग्स कैसा रहेगा। अभी देखिए, 2 दिन पहले आईआरसीटीसी ने लो रिजल्ट दिया, उसके लिए उनका शेयर्स में थोड़ा कम आ गया। हो सकता है कि अभी अनलॉक ओपन हो गए, अभी नेक्स्ट क्वार्टर में जून अच्छा रिजल्ट हो जाए, क्योंकि अर्निंग्स अच्छा हो जाएगा। सिंपल, लोग घर में बैठ बैठ के थक गए, अभी लोग घूमने या चला हो जाएंगे, स्पाइस जेट घूमने चले हो जाएंगे, इंडिगो घूमने चला हो जाएंगे, आईआरटीसी चला हो जाएंगे, इनकम रेवेन्यू बढ़ेगा। सो नेक्स्ट क्वार्टर विल बी द गुड क्वार्टर फॉर दीज पीपुल। तो नेक्स्ट विजिट में, नेक्स्ट क्वार्टर में जब अर्निंग्स बढ़ेगा, शेयर्स में भी 100 रुपीज ऊपर जा सकता है। इट इज द डिपेंड अपॉन कंपनी अर्निंग्स। पेंडेमिक में वो सारे कम थे, इसलिए अर्निंग्स कम हो गए, ये सबको मार्केट को पता है, मार्केट ऑलरेडी इसको डिस्काउंट किया है। तो आपको अच्छा शेयर्स बाई कीजिए, अच्छा क्वालिटी का शेयर्स बाई कीजिए, वो अर्निंग्स ऑटोमेटिक बढ़ते रहेंगे। अनलॉक हो गया अर्निंग्स, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा हो गया, सर्विस सेक्टर अच्छा अगर सुधरने चालू हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा मार्केट भी सुधर जाएगा। यही कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि जुलाई एंड तक मे भी हमारा मार्केट एक नया रिकॉर्ड देख सकते हैं, हम लोग नया रिकॉर्ड में हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अर्निंग सीजन अगर अच्छा आ गए तो मार्केट को बूम मिलता है, अच्छा मिलता है कि लोग भी बाइंग अच्छा करते हैं। ये मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का एक व्यू है। एंड सेकेंड थिंग, मार्केट ऑलवेज एक गॉड है, सुपर पावर है। मैं बताया तो इसलिए ऊपर नहीं जाएगा, वो बताया तो नीचे नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं है उसमें से। हम लोग धीरे 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 नॉलेज लेना है। इसलिए सीए सर भी बोलता है कि नॉलेज इज ऑलवेज ए पावरफुल थिंग। तो नॉलेज जिसको ज्यादा है, उसको नॉलेज 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 यहाँ पर बढ़ाई है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर नॉलेज नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। दैट इज द थिंग, मेन रीजन इज आप भी लर्न कीजिए, अपने को भी टाइम दीजिए। एंड द सेकेंड थिंग इज, सिर्फ नॉलेज नॉलेज नॉलेज, कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए, फंडामेंटल स्टडी कीजिए, टेक्निकल स्टडी कीजिए, बहुत सारे डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, और मार्केट के बारे में बताना है तो टेक्निकल थोड़ा बता देता हूँ। टेक्निकल और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस हो सकता है। फंडामेंटल मैंने अभी तक बताया आपको कि कंपनी का एवरेज रनिंग रेशियो एंड ग्रोथ रेशियो, उनका रिजल्ट, उनका सब कुछ इसके ऊपर चलता है। ओनर कौन है, उनका ऑर्डर कितना है, ट्रांसफर ये कितना है और लगता है,
प्रॉफिट कितना है, डिमांड एंड सप्लाई कितना है, ये सब कंपनी के ऊपर। टेक्निकली क्या होता है, टेक्निकली यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर ये बताता है कि वो वहां पर बहुत सारे सोर्सेस रहता है। इंडिया में अगर चेक किया तो मेरा नॉलेज से मिनिमम 500 टेक्निकल सॉफ्टवेयर है, 500। सब सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं करते, सब सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं करता। अगर मैं एक डॉक्टर के पास जाऊं, वहां पर बताओ सर मुझे बुखार आया, मुझे ये टैबलेट दे दो, वो बताइए डॉक्टर कौन, आप है क्या, मैं हूं। ठीक है। सो डॉक्टर डिसीजन लेने के लिए मुझे एक्सरे करेगा, ये करेगा, वो करेगा, दो चार चीजें करेगा, डिसीजन डॉक्टर लेगा, डिसीजन एक्सरे नहीं लेगा, डिसीजन स्टेथोस्कोप एंड ईसीजी रिपोर्ट नहीं लेगा, डिसीजन डॉक्टर को लेना पड़ता है। वैसा सॉफ्टवेयर 500 कंपनीज है, कोई बाइंग बताता है, कोई सेलिंग बताता है, कोई साइडवे बताता है, कोई बाई करो बताता है, कोई एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन दैट। तो सॉफ्टवेयर आपको सीखना है। वहां पर मूविंग एवरेज होता है, बैंड बॉलिंगर होता है, बहुत सारे लोग पैराबोलिक एसआर बोलते हैं, आरएसआई बोलते हैं, कोई टेक्निकल अलग 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 तरीका से नाम दिया हुआ मार्केट में। सो फाइनली एंड ऑफ द डे डिसीजन किसको लेना है, आपको लेना है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट आपको डिसीजन लेना है, तो ही वो सॉफ्टवेयर बताएंगे वहां पर। डिसीजन मेकिंग फाइनली आपको लेना है। वो इंडिकेटर क्या दे रहा है वो डिफरेंट थिंग है। ऑटोमेटेड इंडिकेटर वर्क नहीं होता। ठीक है। सो यहाँ पर कैसा है, दो चीजें है, कोई फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग हो, यस हो सकता है, कोई टेक्निकल बहुत ही स्ट्रांग हो, यस हो सकता है। थर्ड थिंग मैं आपको बताता हूँ, और एक हमारा मार्केट का और एक चीज है न्यूज बेस। ये न्यूज बेस है तो फंडामेंटल भी नहीं चलेगा, टेक्निकल भी नहीं चलेगा, दोनों शांत में बैठना पड़ता है। अगर निर्मला सीतारामन ने बता दिया कि मैं सारे बैंक्स को मर्ज करके एक ही बता रहा हूँ, लॉस हो रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, एक्स वाई जेड, बैड न्यूज आया, तो आपका टेक्निकल भी गया खड्डे में, आपका फंडामेंटल भी गया खड्डे में, मार्केट पूरा डाउन साइड जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा बता दिया है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन 1 लाख हो गया, अभी 1,50,000 हो गया, एंड रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, ग्रोथ जीडीपी बढ़ रहा है, ये गुड न्यूज आ गया मार्केट अपसाइड। सो एक अपना इंडियन इकोनॉमी का न्यूज के ऊपर भी मार्केट डिपेंड रहता है। सिर्फ हम लोग टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये भी बताना बहुत, चेक करना, सॉरी ये भी चेक करना बहुत 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 जरूरी है। एक एक्सवाइजेड बैड न्यूज आ गया, अगर विजय मल्ल्या सर को पकड़ के हम लोग इंडिया में लेके आ रहे हैं, पीएनबी को पकड़ के हम लोग इंडिया में लेके आ रहे हैं, विच इज गुड न्यूज। शायद थोड़ा पैसा मिलेगा करके वो पंजाब नेशनल बैंक 1-2% शेयर ऊपर चले जाएगा। बट बैड न्यूज ये है कि अभी तक वो लोग आया नहीं है, जिस दिन आएगा किसी को पता नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स, वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये मार्केट सपोर्टिव करता है। एंड सेकेंड थिंग, अपना इंडियन मार्केट फॉरेनर्स के ऊपर, यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, सारे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि हमारा पास है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो लास्ट 3 दिन में सेलिंग 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 करते नीचे लेके आया। मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया 15,900 तक आया मार्केट, अभी नहीं लेना नहीं लेना। वहां पर डेली 1,500 करोड़ सेलिंग कर रहा है। हम लोग कितना लगाते हैं, हम लोग पैसा 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख। वो लोग 1,000, 1,500 करोड़, 1,200 करोड़ सेलिंग करना है तो ऐसे सेलिंग करते हैं, बाइंग करना है तो यूं बाइंग करते हैं, 1,200 करोड़, 1,500 करोड़, उनका वैल्यू है 1,500 करोड़, 1,200 करोड़। सो ये सारे सेगमेंट देख के अपने को अपना मार्केट में ध्यान दे के अपने को कॉशियसली ट्रेड करना पड़ता है, कॉशियसली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो ही आपको कुछ पैसा मिलता है, मेहनत का पैसा मिलता है। अदरवाइज ऐसे नहीं, किसी ने बताया ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि टेक्निकली अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है। इसके साथ साथ अमेरिका में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, कोविड कहाँ से कहाँ आ रहा है, D+, डेल्टा प्लस, वट एवर इट में भी, वो कहाँ तक आने वाला है। अगर उसका रेशियो बढ़ गया तो और नीचे आ सकते हैं, अगर वो सारे कम हो गया, वैक्सीन हम लोग बढ़ा रहे तो विच इज द गुड न्यूज। अभी स्पेशली हमारा मार्केट अर्निंग के ऊपर रहेगा, ये मंथ में अर्निंग अच्छा है तो मार्केट बूम रहेगा। सो ये सारा थिंग्स नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड है। आप ले लीजिए नॉलेज जितना चाहिए उसके साथ, एंड आप उसका बेनिफिट, उसका यूज कीजिए।
चाहे मैं हूँ चाहे सीए सर, उनका यूज कीजिए बेनिफिट का। उन्होंने अगर आपको टाइम दे के बता रहे तो उसका यूज कीजिए। अगर 10,000 आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 12,000 हो जाएगा। कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, आई एम थैंक्स टू सम पीपल, नाम नहीं बता दूंगा, बट दे आर वेरी गुड अर्निंग, वेरी गुड अर्निंग। लास्ट 1 मंथ में 10,000 के ऊपर 5,000 रुपए कमाया उन्होंने। उन्होंने बताया भी सर यू आर दी ग्रेट ग्रेट, नाम नहीं बताना है मुझे, बट दे आर यूजिंग नॉलेज। आप भी यूज कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट बहुत सुपर पावर है यहाँ पर। कभी भी कुछ भी डाउन आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, अप गए तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ये दोनों दिमाग में आप रख लीजिए, बस हो गया। आई डोंट नो कल सुबह क्या होने वाला है। वी आर नॉट ए गॉड, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हम लोग गॉड नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन जो बोलते हैं हम लोग, कल ऐसा हो सकता है, कल ऐसा हो सकता है, कल ऐसा हो सकता है, परसों ऐसा हो सकता है। दीज आर द थिंग्स वेयर मार्केट ऑलरेडी एक्सेप्ट है। मार्केट ऑलवेज फ्यूचर लुकिंग एनिमल, लास्ट टाइम भी बताया था मैं। उसको ऑलरेडी पता रहता है कि जीडीपी यहाँ से यहाँ तक गए तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना, एमर्जिंग कंट्रीज कौन सा है, डेवलप्ड कंट्रीज कौन सा है, वहां पर वो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों इंडिया में आ रहा है? बिकॉज ऑफ एमर्जिंग डेवलपिंग कंट्री। ऑलरेडी अमेरिका डेवलप्ड है, वहां पर लास्ट 6 महीने से पैसा प्रिंट करके 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 इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, वहां पर अभी लोग डर रहे हैं कभी रेट हाइक होगा करके। हम लोग रेट कम कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स मार्केट लुक करते हैं ऑलवेज, उनके पास है ये। आज आप और मैं सोचने से नहीं होने वाला है, वो ऑलरेडी फ्यूचर एनिमल है, वो लुक करते हैं ऑलरेडी क्लियर। उसके पास एक नॉलेज होता है, हाँ यार अभी अर्निंग आने वाला है, रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, रिलायंस में बाहर से सऊदी अरब से कुछ डायरेक्टर आया है, ये शेयर बूम मचेगा, इनका क्वार्टरली आया है, जियो अच्छा होने वाला है। दीज आर द थिंग्स ऑलरेडी मार्केट को पता है। सो उनका जिस दिन रिजल्ट अच्छा आएगा उस दिन 100 रुपीज आप एक्स्ट्रा देख सकते हैं। क्वालिटी आप जस्ट आईटी में ले लीजिए, इन्फोसिस, विप्रो, ये रिलायंस, टाटा मोटर। टाटा मोटर को बहुत बढ़िया ऑर्डर है यूरोप में। इससे आजकल लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे आ रहे हैं, धीरे 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 पेट्रोल रेट बढ़ रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था सैब ऑयल बढ़ने वाला है। अभी धीरे धीरे आप देखिए मोर देन 100 रुपीज हम लोग ने क्रॉस किया। आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का मीटिंग आज चल रहा है। वहां पर अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो शायद क्रूड ऑयल कम हो सकता है। अगर वो लोग सऊदी अरेबिया पीपल क्रूड ऑयल मैं नहीं बढ़ाऊंगा, वो किसके हाथ में है? अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो ऑब्वियसली अपने को जितना चाहिए उतना रेट लेके देना ही पड़ेगा। दैट इज आज मीटिंग है वहां पर। सो दीज आर द फैक्टर्स मार्केट डिस्काउंट करता है। कल सुबह अगर उन्होंने बता दिया कि हम लोग प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करेंगे, विच इज गुड न्यूज फॉर मार्केट। क्रूड ऑयल नीचे आएगा, मार्केट आगे जा सकता है। दीज आर द थिंग्स। तो मार्केट अच्छा है, सुपर पावर है। जिसको भरोसा करना है उसको भरोसा कर सकते हैं। जिसको टेम्पल जैसा पूजा करो उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। जो इंट्राडे में ये गैम्बलिंग है, ये उनको नॉलेज नहीं है और मार्केट को दोष देना ये अच्छा नहीं है। ये किसी को भी पूछिए आप, अब बोलते हैं सर ये ऐसे ही वो बताते हैं वो गैम्बलिंग है। अरे भाई आप कहाँ पर लगा रहे पैसा? आपको पता है क्या वहां पर क्या है क्या नहीं? हाँ वो इम्पोर्टेंट है। आप किसी का भी सुन के आपने अगर पैसा लगाया लॉस हो गए तो मार्केट को गाली देने का, अगर प्रॉफिट हो तो खुश हो जाने का, व्हाट इज दिस? ये कुछ नहीं है। आप रीड कीजिए, आपका सेल्फ को चेक कीजिए। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, लगाते वक्त आपको फ्यूचर को आप चेक कीजिए ना, कहाँ पर लगा रहे, कौन सा कंपनी में लगा रहे, क्यों लगा रहे, वो क्वेश्चन मार्क आपको लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क आपको लगाइए, 5,000 मैं लगा रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या है? 5,500 है, 6,000 है, कितना आने वाला है? 500 आने वाला है, 800 आने वाला है, 1,000 आने वाला है। अगर जाना है तो कितना जाने वाला है? एंड इंट्राडे में पहले मॉर्निंग सुबह उठ के आज मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लेके बैठना चाहिए सिस्टम में। उसको नमस्ते कीजिए, उसको पावरफुल रहता है तो कीजिए, नॉलेज लीजिए, करिए ट्रेड। अगर प्रॉफिट हुआ तो बहुत खुश, लॉस हुआ तो मार्केट को बताना मार्केट अच्छा नहीं है, मार्केट कुछ भी हो सकता है, नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गैम्बलिंग ये कुछ नहीं है, एक कैसीनो है, कैसीनो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैसीनो। अरे यार आप स्पीड खेलते हो, अगर पैसा गया तो गाली उनको देते हो, अगर पैसा आया तो अच्छा। दिस इज द सेम थिंग, यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट आपको टाइम वैल्यू देना पड़ेगा ना। अगर आपने पैसा लगाया तो थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। इट इज नॉट ए 3 क्वार्टर वट एवर इट मे बी। तो आपको थोड़ा टाइम दे दीजिए, 1 महीना दे दीजिए, 2 महीने दे दीजिए, 3 महीने दे दीजिए, आपको पैसा अच्छा मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो आप गलत मत सोचिए इसको। मार्केट अच्छा है, मार्केट सुपर पावर है, टाइम दे दीजिए उसको, मार्केट को।
एंड उसका वैल्यू आप चेक कर लीजिए, जितना मिलता है उतना आप लेके रखिए, लालच भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने आज सुबह उठ के 2,000 रुपए लगाया, 2,000 को 10 मिनट के अंदर 2,500 रुपए अगर होता है, तो कौन देता है 10 मिनट्स में 500 रुपए? आपका पर अर्निंग, पर टाइमिंग आप चेक कर लीजिए, कैलकुलेट कीजिए दिन में सेकंड के हिसाब से कितना हो सकता है। इतना सुपर पावर मार्केट है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अगर नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्ट कीजिए। मैं आपको सीधा बताता हूँ, इंट्राडे मत कीजिए। नॉलेज नहीं है, आप एडवाइस ले लीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, इंट्राडे कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए रहिए, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट कभी भी एक अपमूव सेट दे सकते हैं जुलाई एंड तक, ये मुझे कहना है, मेरा स्टडी बता रहा है कि ये मार्केट सुपर पावर है। लिक्विडिटी है मार्केट में, आपके पास पैसा कम होगा। अगर लिक्विडिटी मार्केट में, सारे कंट्रीज में लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी भर रहा है, अभी आरबीआई भी भर रहा है, 15,000 करोड़, 50,000 करोड़ कुछ भी दे रहे हैं स्मॉल कंपनी को लोन मारने। वो लोन लेके करेंगे क्या? लिक्विडिटी इसको बोलते हैं मार्केट में। इंडियन बैंक खुद लिक्विडिटी लेके भर रहा है, कोई नहीं ले रहे लोग, इतना पैसा दे रहा है। सो मार्केट लिक्विडिटी को रेस्पेक्ट देता है, लिक्विडिटी से मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है। सो आप ऑलवेज मार्केट की तरफ रहिए, मेरा रिक्वेस्ट है, उसको गाली मत दीजिए। गैम्बलिंग नहीं है वो, ग्लैमिंग नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, उसको रेस्पेक्ट दे दिए, पैसा को आप रेस्पेक्ट दिए, आपको पैसा रेस्पेक्ट देगा। ये मेरा व्यू है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, टाइम दे दीजिए। आज अगर आपने 5,000 दिया तो एक 2 महीना 3 महीना उसको टाइम दे दीजिए, उसको बढ़ने के लिए। ऐसा वर्ल्ड में कोई भी मशीन नहीं कि आज मॉर्निंग आपने मशीन में डाल दिया और इवनिंग को 5,000 का 10,000 हो गया, ऐसा कोई वर्ल्ड में मशीन ही नहीं है। हाँ। सो रेस्पेक्ट दीजिए, टाइमिंग दे दीजिए। मार्केट इज ऑलवेज सुपर पावर, अगर चाहिए तो ऑलवेज कॉल कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर। बट मार्केट इज सुपर पावर, जो भी प्रॉफिट ले रहा है बिकॉज ऑफ माय व्यू, थैंक यू फॉर देम। आप स्प्रेड कीजिए नॉलेज। हाँ। एंड ले लीजिए सर आप, चाहिए सर। Thank you, Kote sir. Very nice knowledge, and you are helping the people to earn the passion income. And knowledge is very important in any field. If you want to earn the money, knowledge is very important. You also spend the time also. I for new one, I am explaining how we are conducting the session. 5:30 to 6, Kotes are taking knowledge about the shares, and 6 to 6:30 we are reading our book to know your balance sheet in Hindi. First, English reading by Anjali Madam. She is a founder of Write Plus. She is a content writer and also editor of our book Know Your Balance Sheet. So we'll start our book Know Your Balance Sheet reading. I'll share the screen. Just a minute. Hello, good evening all. Good evening, HR sir. Good evening, madam. I'll share a screen. Just. We are already read the introduction parts and preface and also table of content chapters. Now we'll directly go to chapter 1, components of trading, profit and loss accounts. Anjali madam, over to you. You can start. Right, sir. Thank you, sir. We start with this first chapter. It's about components of trading, profit and loss account. Balance sheet is the outcome of the final account. The process involves preparing the trading or manufacturing account, followed by profit and loss account. Based on these, the balance sheet is prepared. So we will first see trading or manufacturing account. Trading or manufacturing account is the first step in the process of preparing final accounts. Trading account is prepared for traders
that is those who are in the trading business. Trading account is prepared to know the gross profit or loss of the goods bought and sold by the business. Manufacturing account is prepared to know the gross profit or loss in the manufacturing business. It is as simple as that. And next is profit and loss account. The meaning of profit and loss account is totally different from its name. Yes. Actually, it should be called profit or loss account, as both profit and loss exist at the same time. Profit and loss account reflects the total revenue, cost, and net profit of the business. These are all valuable figures for a businessman to know and understand his business performance in financial terms. Following are some of the important items that are part of the trading or manufacturing and profit and loss account. These are sales account, indirect income, purchase account, closing stock, and direct income. So we'll see all of these one by one. Over to you, HR sir, to explain these things first. Madam, you complete the sales full. Oh, should I Sales. complete? Okay. Yeah, Okay, same question. fine. Yeah. So let's start with the sales account and turnover of the business. It is shown on the right side of the trading account. Sale is one of the main factors in business. Each and everything in manufacturing depends on sales. More the sales, more the profit. According to a study, if a business can reach a turnover of more than 1.5 crores in 2 years of starting business, then it can be sustained. Business activity should not only pay attention to increasing sales, but also understand what profit we are earning from those sales. To understand this, prepare a cost sheet before deciding the sales price of the product. Your sales should be always upward from month to month and year to year. It reflects the growth of your business. It is also called turnover of the business. Now let's see how you can streamline your sales. Streamlining your sales. So following are some suggestions to streamline the sales by streamlining the business activity. So these are some points which if you apply, you can easily streamline your sales and increase them. So first is make an yearly sales budget. Then plan for sales growth for next 3 years. Then check sales on daily, weekly, and monthly basis. An accountant must check whether all sales invoices are made. Make sales comparisons on month-by-month basis. Accountant must ensure that all invoices are sequentially entered. All cancelled invoices, if any, must be maintained in the book. Conduct a market survey for the demand for your product and service before starting the business. Find your customers and remember the marketing adage, customer is king. Then love your work and be committed to customer service, but be wary of emotions towards the customer. Customer relationship is very important. Always check whether your customers are happy with your services. Request for a feedback from your customers if they are satisfied with your service. If any invoice is missing, then the government may consider any amount of sale for the missing invoice. So be careful about the sequence of invoices. You must always have confidence on the quality of your services and commitment to deliver the services. It helps you to quote good rates and you can expect advance from your customers before you start the work.
Every year start with new invoice book and new series of invoices. That is GST/01/2021, etc. Credit notes raised must be quoted with the invoice number against which such credit note is raised. You can't judge your customer based on the volume of business given to you. There are no big or small clients, as all clients are equal and they pay as per the service provided to them. Make sale bifurcation properly as follows. Sales at 18% or sales at 28% or sales IGST at 18%, etc. Output CGST, output SGST, output IGST, output UTGST. So this is the way you can bifurcate your sales. Next is keep increasing your customer base. If you are doing business with limited number of customers, then it is risky for your business health. As per a study, if more than 50% of your business comes from 1 or 2 customers only, then the business is under risk. If your customer has not paid your money for more than 45 days, it will hamper the cash flow of your business. Last point, bifurcate manufacturing sales and labor charges sales to clearly understand the sales of different activities. Enter sales export, SEZ, IGST, CGST, SGST, sales UTGST, and exemption sales separately to understand clearly the nature of sales. Thank you, Anjali. Over to you, Acharya. Yeah, thank you. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो बैलेंस शीट है ये फाइनल अकाउंट का एक आउटकम्स है। जो प्रोसेस है, पहले तो ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद सब P&L अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट वी आर प्रिपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल अकाउंट्स मींस ट्रायल बैलेंस। बिफोर टैली एंड कंप्यूटराइजेशंस ऑल दिस थिंग हैपन। ये सब चीज़ें मैनुअली होता था, बट अभी कंप्यूटर आया तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है, नहीं डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है, आपने एक बार एंट्री कर दिया तो ऑटोमेटिक वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। डिसएडवांटेजेस ये हुआ, लोग बेसिक भूल गए। जैसे मैंने इंटरव्यू लिया था अकाउंटेंट का, अभी तक मैंने मोर देन 1000 ऑफ अकाउंटेंट लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया। वो लोग वो बेसिक ही भूल जाते, वो लोग डेप्रिसिएशन का एंट्री पूछा भूल जाते, कैश विड्रॉल डिपॉजिट का एंट्री भूल जाता है। ड्यू टू टेक्नोलॉजी आपको कैसे यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके लिए कभी आपको लाइफ में बेसिक नहीं भूलना चाहिए। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता दूंगा आपको जो भी बुक्स में है, बिकॉज दिस विल हेल्प टू यू, बिकॉज इन बुक्स वी आर रिटन लिमिटेड, बट इन सेशन वी आर एक्सप्लेनिंग मोर एंड मोर एंड नॉर्मल person can understand, even non-commerce people can understand easily. So this is the main motive of these sessions. ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स जो बनता है वो ट्रेडर लोग बनाते हैं। वेरी सिंपल, नेम इटसेल्फ सेज, नाम ही बता देते कि ट्रेडिंग अकाउंट जो लोग ट्रेडिंग बिजनेस करता है, जो मटेरियल लेके वो लोग सेल करते हैं, वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको क्या जानकारी मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स जो गुड्स लिया और आपने बेचा कितना, उसका जो डिफरेंस है आपको, उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपको जो अमाउंट रहता है वो जीपी होता है, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको। ऐसे सेम इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में सेम, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लोग हैं दे आर नॉट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, दे आर प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कंफ्यूज होता है। ये आज हम लोग उसका डिफरेंस आपको बताना चाहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो वो ट्रेडर बनाते, तो मैन्युफैक्चरर्स पीपल दे आर प्रिपेयरिंग द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, नॉट अ ट्रेडिंग अकाउंट्स। उसमें भी सेम प्रोसीजर है, उधर भी आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, हम लोग कभी भी बोलते टाइम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, बट एक्चुअल में बिजनेस में एक तो प्रॉफिट होता है, नहीं तो एक तो लॉस होता है। दोनों प्रॉफिट और लॉस दोनों होने का चांसेस नहीं है, बट द नेम इटसेल्फ सेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स रिफ्लेक्ट्स द टोटल रेवेन्यू। अपने बिजनेस में सब एक्सपेंसेस जाने के बाद आपका सेल्स माइनस परचेज, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सब जाने के बाद जो बैलेंस रहेगा उसको नेट प्रॉफिट। बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग you are all peoples are non-financial. This book is specifically for non-financial peoples. If you are a financial people, you can understand better. आप लोग फाइनेंशियल है तो आपको और ज़्यादा इसका डीप में नॉलेज मिलेगा। आपको सेल्स में क्या देखना है, एज ए अकाउंटेंट आपको सेल्स में क्या देखना है, और एज ए ओनर आपको सेल्स में क्या देखना है। इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक इसके हम डिटेल में जाएंगे। जो पार्ट्स है, जो हम लोग सिर्फ मेन जो पार्ट्स है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग चॉइस किया हुआ है, उसमें सेल्स अकाउंट है, इनडायरेक्ट इनकम है, परचेज अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सब इसमें है। हम लोग अभी सेल्स अकाउंट के बारे में थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जो सेल्स है ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में राइट साइड में आपको दिखता है। सेल जो है वो आपका बिजनेस का मेन फैक्टर्स है। आपका जो बिजनेस है वो पूरा सेल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। आप सेल किया तो ही आपको प्रॉफिट होता है, मीन्स आप परचेज कर सकते हैं, उसका पैसा आया तो आप उसका सैलरी दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस में क्या है, एक तो सेल्स एंड दूसरा होता है प्रॉफिट। ये दोनों चीज़ को आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। सिर्फ अपने सेल्स किया प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिजनेस करके मतलब नहीं। तो इसके लिए जब आपको बिजनेस करना है ये दोनों चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितना सेल्स होता है उतना आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी आपका जो टर्नओवर है, सपोज आपने आज बिजनेस चालू किया, 2 इयर्स में आपका बिजनेस मिनिमम 1.5 करोड़ होना चाहिए। ये जो टर्नओवर है मैंने ट्रेडिंग का नहीं है, ये बिजनेस, ये जो बुक है स्पेसिफिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग लोगों के लिए, और वो भी स्मॉल एंड मीडियम लोगों के लिए। जैसे आपने 1-2 वीएमसी लिया, 2-3 आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने कुछ प्रोजेक्ट वर्क चालू किया, उनके लिए स्पेसिफिकली ये बुक्स लिखा हुआ है। जैसे आपका बिजनेस विथिन 2 ईयर में मिनिमम 1.5 करोड़ आपको बिजनेस रीच होना है। ये रीच हुआ तो आप बिजनेस में सस्टेन कर सकते हैं। अपने बिजनेस करते टाइम में सिर्फ सेल्स को बढ़ाने में आपको ध्यान नहीं रखना है, उसके साथ में आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है क्या नहीं, वो भी आपको देखना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है, जब भी आपको ऑर्डर मिलता है तो बहुत सारे लोग ऑर्डर मिलने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं, बट ऑर्डर मिलने के बाद आपको ये भी देखना है मेरे को सब काम करने के बाद मेरे को कितना पैसे मिलता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको एक कॉस्ट शीट बनाना है। जो भी आपको ऑर्डर मिलता है उसका टोटल कॉस्ट कितना है, उसका सेलिंग प्राइस कितना है, वो जाने के बाद आपको कितना प्रॉफिट रहेगा, ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। और आपका जो सेल्स है आपका ग्रोथ होना चाहिए, मीन्स मंथ टू मंथ आपको बढ़ना चाहिए, ईयर टू ईयर आपका बढ़ना चाहिए। जैसे सेल्स बढ़ता है इसको आपका बिजनेस भी ग्रोथ होता है। बहुत सारे लोगों का ये पता नहीं रहते, कभी कभी बैंक पूछता है आपका टर्नओवर कितना है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरा टर्नओवर कितना है। टर्नओवर मीन्स आपका सेल्स हुई, अनदर वर्ड्स आपका बोलता है कि टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस। आपको कोई पूछा तो आपका सेल इटसेल्फ इज द योर टर्नओवर। अब इस सेल्स का स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या करना है, स्ट्रीमलाइन मीन्स आपको सिस्टम एज ए ओनर एंड एज ए अकाउंटेंट आपको क्या देखना है, सेल्स में आपको क्या देखना है। द फॉलोइंग आर द स्ट्रीमलाइंस, आपको बिजनेस एक्टिविटी ये सब आपको फॉलो करना है। मेक ईयरली सेल्स बजट, जैसे आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को आपको बजट करना है, सेल्स मेरा कितना होता है, मेरा एक्सपेंसेस कितना होता है, नेट प्रॉफिट कितना होता है। इधर सिर्फ हम लोग सेल्स के बारे में बात करें तो आपको सेल्स के बजट करना बहुत जरूरी है। सपोज आपका लास्ट ईयर में टर्नओवर हुआ 10 करोड़, अब 2021-22 में आप कितना करना चाहते हैं, वो बजट्स आपका ईयरली बजट्स, क्वार्टर, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इवन यू कैन मेक इन अ मंथली आल्सो, आप बजट करना बहुत जरूरी है। आपका नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या
सेल्स करना चाहते हैं, वो भी आपको बजट और आपका जो गोल है वो भी लिख के आपको आपका सामने रखना बहुत जरूरी है। सेल्स ऑन डेली एंड वीकली एंड मंथली बेसिस। आपको जो सेल्स है आपको वीकली भी चेक करना है, मंथली चेक करना है और डेली भी आप चेक कर सकते हैं, बिकॉज सेल्स के ऊपर ही आपका सब कुछ चलता है। तो उसके लिए आपको ये सब डेली वीकली मंथली चेक करना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंट शुड चेक ऑल इनवॉइसेस और मेड। एज ए अकाउंटेंट आपको क्या देखना है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अमाउंट एडवांस में आके रहता है, मीन्स डेटर्स का जो है वो क्रेडिट बैलेंस दिखता रहता है, बट वो बिल नहीं होता है, कभी कुछ रीजन से आपने बिल नहीं बनाया। तो बिल बनाना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी पैसे आया काम हो गया तो उसको बिल बनाना बहुत जरूरी है। आपको सेल्स मंथ टू मंथ कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट महीने में आपका कितना सेल्स हुआ और इस महीने में सेल्स कितना होगा, ये दोनों कंपैरिजन। कम हुआ तो रीजन फाइंड आउट कर दीजिए, ज़्यादा हो तो आपने क्या एफर्ट्स लिया बढ़ाने के लिए, वो सेम एफर्ट्स आप नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंट को देखना है जो भी इनवॉइस है, अभी जो कंप्यूटर में इनवॉइस होता है वो सब सीक्वेंस से ही आता है। तो जब कोई लोग अभी भी छोटे बिजनेसमैन दे आर प्रिपेयरिंग इन मैनुअल, जो मैनुअल इनवॉइस आप बना रहे तो उसका जो भी इनवॉइस है वो सीरियल नंबर होना चाहिए। अभी तो बड़े कंपनी के लिए तो ये इनवॉइस किया हुआ है, मीन्स पोर्टल में ये इनवॉइस बनता है, उसके लिए उसका कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ लोग मैनुअल इनवॉइस बनाते हैं वो सीक्वेंस नंबर होना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस नंबर मीन्स सपोज आप एक नंबर से स्टार्ट किया 1 to 10 ऐसे कंपलसरी वो सीक्वेंस से होना चाहिए। बीच में आपने 8 नंबर बिल नहीं किया, नहीं तो आपने डायरेक्ट कुछ इधर 11 कर दिया बाद में उसको 12 कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। डेट वाइज एंड सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे डेट बढ़ता है ऐसे आपका सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए। सपोज कुछ इनवॉइस आपका कैंसिल हुआ तो आप कैंसिल इनवॉइस प्रॉपर उसको कैंसिल करके रिकॉर्ड में रखना बहुत जरूरी है। आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको मार्केट सर्वे करना है, आपका प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। बहुत सारे लोग बिजनेस में फेल क्यों होता है कि उनका मार्केट सर्वे भी नहीं रहता उनका, कि बिजनेस मेरा फ्रेंड ने बिजनेस चालू किया, मेरा फ्रेंड ने मशीनरी डाल दिया, उसके लिए मेरे को भी मशीनरी डालना है। बट आपने मार्केट रिसर्च किया कि आपका प्रोडक्ट को कितना डिमांड है, आपका बिजनेस ऑर्डर ही है क्या। इवन आप बैंक के लिए लोन के लिए भी गया तो आपको बैंक वही पूछते कि आपका ऑर्डर कितना है, आप पीओ लेके आओ मैं लोन देने से पहले। उसके लिए आपको मार्केट की स्टडी करना है। तो बैंक लोन देने से पहले जैसे पीओ देखते हैं, जैसे अपना बिजनेस करने से पहले अपने को ये भी देखना है अपना हाथ में कितना ऑर्डर है, हम कितना बिजनेस हम कर सकते हैं। फाइंड योर कस्टमर इन मार्केट, कस्टमर इज ऑलवेज किंग। आप कस्टमर को रिस्पेक्ट देना, उनको सर्विस टीम टाइम पे देना, ये बहुत जरूरी है। आपको बिजनेस में सक्सेस होना ये बहुत जरूरी है। आपको ज़्यादा तरफ से आपको कमिटेड डिलीवरी देना है, सर्विस आपको अच्छा देना है, इससे आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। आपको कस्टमर से फीडबैक भी लेना है, क्योंकि फीडबैक में बहुत सारे आपका खुद का इंप्रूवमेंट होते हैं, नॉट ओनली इन बिजनेस, इवन आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आज का जमाना में फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सक्सेस है, आपको खुद को चेंज होना है, आपको कुछ अचीव करना है, तो फीडबैक बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को फीडबैक अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग उसको नेगेटिव लेता है, बट वो रॉन्ग है एक्चुअली। मैंने बीच में एक बार फैमिली के साथ आइसक्रीम पार्लर में गया था, उन्होंने एक नोटबुक में फीडबैक का रखा था। वो फीडबैक भी कैसे रखा था कि वो एक कोपरे पे रखा था, मीन्स उधर जाके कोई देखता नहीं। आपको जो भी फीडबैक है आप फीडबैक लिखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको बिजनेस में सक्सेस होना है, आपको फीडबैक लेना और कुछ गलत हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, खुद में चेंज करना बहुत जरूरी है। कुछ इन्वेस्ट मिस हुआ, अभी मैंने बताया सपोज आपने 1 to 10 बिल नंबर करना था, बट बीच में आपने उसका एक इन्वेस्ट 8 नंबर का इन्वेस्ट आपने किया ही नहीं है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मीन्स इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। जब आपका कुछ नोटिस आ गया, सपोज आपका इनकम टैक्स नोटिस आया, कुछ जीएसटी का नोटिस आया, उन्होंने जब सीरियल नंबर चेक करते टाइम में सपोज एक इनवॉइस मिस दिखा, मीन्स वो 8 नंबर का इनवॉइस नहीं है, उससे ऑफिसर बोल सकते हैं आप इसमें बहुत बड़ा टर्नओवर किया और बिल ने नहीं किया आपने। ये जो कॉन्सिक्वेंस इससे आपको बड़ा तकलीफ दे सकते हैं। उसके लिए आपको इनवॉइस नंबर सीरियली रखना है। सपोज आपने इनवॉइस कैंसिल किया, उसको प्रॉपर कैंसिल बोल के लिख के आपको फाइल में लगाना बहुत जरूरी है।
आप अच्छा सर्विस दिया, आपको अच्छा कस्टमर मिलेगा, अच्छा आपको रेट भी मिलेगा, आपको एडवांस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये तो थंब रूल ऑफ द बिजनेस है, ये सेल्स के बारे में नहीं है, बट जो बिजनेस करने वाला है, जो बिजनेस करना चाहता है और जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक एडवाइस है। आपको सब क्वालिटी, सब चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एवरी ईयर स्टार्ट विथ इनवॉइस। सपोज आपने इनवॉइस मैनुअल बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको एवरी ईयर, जैसे मार्च खत्म होता है तो आप नया बिल बुक स्टार्ट करना अच्छा है, और 0-1 से स्टार्ट करना भी बहुत अच्छा होता है। अगर इसे रूल में नहीं लिखा आपने कंटिन्यूस बिल नहीं करना चाहिए, बट कंटिन्यूटी करने से क्या होता है, आगे कुछ आपने जीएसटी रिटर्न भरते टाइम आपका नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे टाइपिंग एरर होने का चांसेस रहता है। उसके लिए आपका जैसे ही ईयर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो आपने सपोज अभी 2021 का आपका इन्वेस्ट बनाना है, अभी 21-22 का बनाना है, GST/01/21-22 ऐसे आपने इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो आपको प्रॉपर जीएसटी रिटर्न भरते टाइम में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। जो क्रेडिट नोट से, जब आप क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं, कौन सा इन्वेस्ट की आप इसके ऊपर अपने क्रेडिट नोट्स बना रहे, वो भी लिखना आपको बहुत जरूरी है। सपोज आप 10 नंबर का इन्वेस्ट की एग्नेस्ट में आपने क्रेडिट नोट्स बना रहे, तो क्रेडिट नोट के ऊपर आपको 10 नंबर इन्वेस्ट लिखना बहुत जरूरी है। ये तो हो गया अकाउंटेंट का काम। जैसे एज ए ओनर आपको क्रेडिट नोट्स में क्या देखना है, एज ए ओनर आपको क्रेडिट नोट्स में ये देखना है, आपका बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट नोट्स नहीं होना चाहिए। क्रेडिट नोट्स क्यों नहीं होना चाहिए, जितना क्रेडिट नोट्स बनता है उतना आपका जो प्रोडक्ट है वो एक तो गुड क्वालिटी नहीं है, नहीं तो कुछ तो डिफेक्टिव है, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, आपका जो बिजनेस में कुछ तो रॉन्ग हो रहा है। मेरा सजेशन बिजनेसमैन को ये है, आप क्रेडिट नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखो। आपका बिजनेस में बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं देते कि क्रेडिट नोट्स है ना, ठीक है, क्रेडिट नोट भेज दो, डेबिट नोट भेज दो, एंट्री कर दो। इतना ही नहीं है, क्रेडिट नोट्स इज अ वेरी डेंजरस। क्रेडिट नोट्स क्यों बनता है, आपका कुछ मटेरियल डिफेक्ट है, आपने आपका कस्टमर को मटेरियल भेजा और डिफेक्ट है बोल के जब वापस आ गया, नहीं तो कभी कभी रेट डिफरेंस का भी क्रेडिट नोट बनता है, दैट इज डिफरेंट। बट जब आपका प्रोडक्ट रिटर्न आता है, तो आपको एज ए बिजनेसमैन क्रेडिट नोट्स को रीज़न फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। जितना से पॉसिबल है आपका बिजनेस में बहुत कमी से कम, मीन्स आप एवरी मंथ ऑब्जर्व ऐसे करो, उसमें मंथली क्रेडिट नोट होना ही नहीं चाहिए। एज ए बिजनेसमैन आपको क्रेडिट नोट्स में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कस्टमर की बात में आए, तो कोई लोग कस्टमर को ABC एनालिसिस करते, कोई नहीं, बड़ा क्लाइंट्स, छोटा क्लाइंट, बड़ा कस्टमर, छोटा कस्टमर। आपका जो सर्विस है, सर्विस सेम टू सर्विस एंड योर बिहेवियर, योर कमिटमेंट्स, एवरीथिंग शुड बी सेम टू ऑल पीपल्स। चाहे वो आपका MNC रहो, चाहे आपका लोकल कंपनी रहो, चाहे आपका कोई भी बिजनेस, छोटा बिजनेसमैन हो, आपका बिहेवियर सबके साथ में अच्छा रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको सबको अच्छा सर्विस दिया, आपका बहुत पब्लिसिटी से आपको बहुत बड़ा बिजनेस उससे भी मिल सकता है। उसके लिए कोई आपको कस्टमर के बारे में बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए, सबको सेम ट्रीटमेंट देना चाहिए, सबको इक्वल वैल्यू दिया तो आपको इक्वल वैल्यू आपको मिल जाता है। जैसे एज ए अकाउंटेंट सेल्स में आपको ये बाइफर्केशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि GST में भी बहुत सारे रेट्स है, 12% है, 18% है, 28% है। आपको ये बाइफर्केशन प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में आउटपुट CGST 18% ऐसे भी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको GST रिटर्न करते टाइम में, रिकंसल्ट करते टाइम में ये बहुत ईजी होता है। दिस मैसेज टू अकाउंटेंट। आपको जो कस्टमर बेस है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। जितना कस्टमर बेस इंक्रीज होता है उतना आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। बहुत सारे लोग बिजनेस 1 या 2 कस्टमर के ऊपर उनका बिजनेस करते हैं, दैट इज़ वेरी रिस्की बिजनेस। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस, आप एक कस्टमर के साथ 50% आपका बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस में कुछ दिक्कत आ गया, उनको कुछ लॉस हो गया, तो आपका बिजनेस में भी लॉस हो सकते हैं। उसके लिए आपका कस्टमर जो बेस है वो बहुत वाइड होना चाहिए, मीन्स लिमिटेड नहीं होना चाहिए। जितना कस्टमर का बेस बढ़ता है उतना आपका रिस्क का जो पार्ट है वो कम हो जाता है। और जब कस्टमर का भी हम लोग MIDC में देखते हैं, तो मिनिमम रिकवरी का पीरियड जो रहते हैं 90 डेज रहता है। इट इज़ द कॉमन ट्रेंड, बट एज पर रिसर्च, एज पर स्टडी, आपका जो रिकवरी का
ये है 45 डेज में आपका रिकवर होना चाहिए. इवन एज पर SME एक्ट आल्सो द कंपनी शुड पे विद इन 45 डेज. ये रूल बोलता है, बट ये प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल. बट जैसे कुछ कंपनी ऐसा रहते हैं, दे आर रेडी टू पे इन 45 डेज, बट आपका टर्म एंड कंडीशन सपोज 90 डेज रहे तो वाई ही इज पेइंग 45 डेज. आपको ये भी देखना है, कुछ कस्टमर आपको 45 डेज में दे रहे तो उनको आप 45 डेज का टर्म से आप बिजनेस कर सकते हैं. इससे आपका जो कैश फ्लो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव होते हैं, आपको लोन लेने में बच जाते हैं. लोन का कोई बहुत सारे लोग CC यूज़ करते हैं, दे आर पेइंग इंटरेस्ट, बट कस्टमर से रिकवरी में ध्यान नहीं रहते, सिर्फ बिजनेस करना और बाकी कुछ इसमें रिकवरी में ध्यान नहीं रहते, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं रहते. इससे आपका कैश फ्लो है बहुत हैम्पर हो जाते हैं. बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा टर्नओवर 20 करोड़ है, मेरे हाथ में पैसे नहीं है. रीजन, दिस इज द रीजन, बिकॉज कैश फ्लो आपका मैच होता नहीं है. आपका 31 मार्च का आपका डेटर्स रहेगा 5 करोड़ रुपए. 5 करोड़ मीन्स आपका जो भी प्रॉफिट है वो सब आपका कस्टमर के पास है, आपका रिकवरी नहीं हुआ. सिर्फ नाम के लिए बुक्स में दिख रहे प्रॉफिट, बट जो पैसे है वो पूरा आपके कस्टमर के पास है. उसके लिए रिकवरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग द बिजनेस. बाइफरकेट मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, लेबर चार्जेस सेल्स. आपको सेल्स, नॉर्मल सेल्स और लेबर चार्ज का सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइफरकेशन करना है. और एक्सपोर्ट सेल्स रहा तो एक्सपोर्ट सेल्स, SEZ सेल रहा तो SEZ सेल्स. इससे अपने को ऑडिट करने में और जब कुछ नोटिस आया असेसमेंट का, ये भी बहुत क्लियरली हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. उसके लिए अभी से आपको हर एक सेल्स प्रॉपर बाइफरकेशन करना बहुत जरूरी है. अंजलि मैडम, you can read this indirect income and we have another 5 minutes. Right, sir. Yeah. So moving on, indirect income. It is an item which is part of profit and loss account, which includes rent income, interest income, incentive, discount received, miscellaneous income, etc. Let's have a look at them. Interest income. Interest on fixed deposit or savings bank is part of indirect income. Compare the FD interest certificate from bank with 26 AS as reflected on the income tax website, and whichever is higher is taken into account as an income. Avail the facility of auto renewal of the FD that banks offer. Also select the quarterly interest receipts from the fixed deposit instead of yearly or on maturity, which increases the liquidity of the fixed deposit holder. Next is rent income. Rent income is a part of indirect income and chargeable under the head income from house property. From 26 AS of the income tax website, check if TDS is deducted on rent. Rent is always taxable on 70% of the income. That is, 30% of standard deduction is allowed by the income tax department. Deduct corporation tax, interest on house property, etc. from the rent income to arrive at the actual income from rent. Dividend. Dividend is the income derived from shares and securities. Dividends received from domestic company are exempt from tax, but this rule has changed now, which HR sir will explain. Thank you, madam. Over to you, sir. Yes. इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक. आपका जो भी इंटरेस्ट मिलता है फिक्स डिपॉजिट के ऊपर एंड सेविंग बैंक अकाउंट, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम में आता है. आपको इसमें क्या देखना है, इसमें आपको जो FD इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है और 26 AS दोनों आपको कंपैरिजन करना है. कभी कभी बैंक TDS 100% कट नहीं करता है, तो क्या होता है आपको सपोज FD सर्टिफिकेट में आपका इंटरेस्ट दिखता है 20,000, तो 26 AS में कभी कभी 15,000 के ऊपर ही TDS कट किया हुआ रहता है. अभी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पूरा इंफॉर्मेशन बैंक से ले रहे हैं. सपोज आपने 26 AS के हिसाब से आपने इंटरेस्ट डिक्लेयर किया, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया, तो आपको नोटिस आ जाएगा. उसके लिए कभी भी आप FD इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और 26 AS जितना ज़्यादा है उतना दिखा के आपको टैक्स भरना बहुत अच्छा रहेगा. कभी कभी FD आप रखते हैं तो अभी तो सब ऑनलाइन हो गया, बट आप
आप ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते तो क्या होते, फिर मैच्योरिटी होने के बाद आपको अकाउंट में वापस पैसे आ जाते हैं। फिर आप वापस उसको रिन्यू करने के लिए कुछ 8 दिन 10 दिन आपका टाइम जब मिलता है क्या नहीं मिलता है, उसके लिए जब भी आप एफडी रखेंगे आप उसको ऑटो रिन्यूअल सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जब इंटरेस्ट भी आप पूछते उधर ऑप्शन आता है, आपका इंटरेस्ट आप मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, क्या आप एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी लेता है। मैं सजेस्ट करता हूँ क्वार्टरली में इंटरेस्ट लिया तो बहुत सारे लोग एफडी के ऊपर उनका रेगुलर एक्सपेंसेस रहते हैं, आप क्वार्टरली भी सेलेक्ट करके क्वार्टरली इंटरेस्ट आप ले सकते हैं, इससे आपका लिक्विडिटी बढ़ जाता है। रेंट इनकम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम। आप सपोज कुछ फैक्ट्री सेट आपने रेंट पे दिया तो आपको टीडीएस कट करके रेंट देता है, वो भी 26 ईयर्स में दिखता है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो आपका रेंट इनकम है, सपोज आपको 10 लाख रेंट मिल रहा है तो ओनली 7 लाख आपका टैक्सेबल होता है, बाकी जो 30% है आपका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके लिए, आप उसको कुछ रिपेयर किया रहते हैं, कुछ पेंट किया रहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज फिक्स किया हुआ है। एवरी ईयर आप 30% इससे स्टैंडर्ड डिडक्शन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आप ले सकते हैं। तो ओनली 7 लाख इज टैक्सेबल एंड नॉट 10 लाख रुपीज। उसके बाद में आप वो फैक्ट्री सेट के लिए कुछ आपने, नहीं तो घर के लिए आपने कुछ लोन लिया, उसका इंटरेस्ट और उसके लिए जो कॉर्पोरेशन टैक्स पे किया वो भी आपका रेंट इनकम में माइनस होके आपका रेंट इनकम टैक्सेबल हो जाता है। डिविडेंड इज डिराइव फ्रॉम शेयर्स। अभी जैसे कोटे सर ने बताया, आपने जब इन्वेस्टमेंट किया शेयर से आपको ईपीएस जो भी अर्निंग पर शेयर, आपका जो भी पर शेयर का जो अर्निंग होता है आपको डिविडेंड के रूप में आपको मिलेगा। वो जो डिविडेंड है प्रीवियसली इट इज नॉट टैक्सेबल, पहले ये टैक्सेबल नहीं था, अभी वो टैक्सेबल हो गया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2021 onwards. So dividend is also taxable now. Today we will stop here, Anjali madam, and next session will start with purchase account. That will be better. If you have any queries, we have another 5 minutes, and you can unmute. Otherwise, you raise your hand. I will do the unmute, and you ask the question. Okay, sir. Thank you. Thank you, madam. Anyone having questions relating to share market and relating to balance sheet, you can ask question. Otherwise, we'll conclude the today's session, and we will meet next Thursday with the new head of the trading accounts, purchase accounts, and with Koti sir some different subject on share knowledge. Thank you all for joining today. Thank you, Kote sir. Thank you, Anjali madam, and thank you all participants giving your valuable time. Share to your more and more friends. They can join and gain the knowledge. This is very important session for accountant as well as students as well as businessmen. Please spread the knowledge and help your friends and your colleagues. It's a very important session. So join everyone next Thursday. We'll meet in with with new news. topic. Thank you very much. Anyone have Thank you, queries? sir. Thank you. Thank you again. Thank you all. One question is, hello, No, sir. sir. Thank you. Say thank you.